तो फाइनली दोस्तों बैक इन एक्शन नाम की ये जो मूवी है वो रिलीज़ हो चुकी हैं। और रेटिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले IMDb पर इसकी रेटिंग 5.9 की 10 में से। साथ ही साथ रेड टमेटोज़ पर रेटिंग इसकी 10 में से 6 की है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। तो उसके बारे में मैं आगे आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें। बैक इन एक्शन 2025 की एक अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन सेठ गॉर्डन ने किया है और इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने ब्रेंडन ओब्रायन के साथ मिलकर लिखी है। फिल्म में जेमी फॉक्स, कैमरून डियाज, एंड्रयू स्कॉट, जेमी डेमेट्रियो, काइल चैंडलर और ग्लेन क्लोज ने अभिनय किया है। इसे नेटफ्लिक्स ने 17 जनवरी 2025 को रिलीज किया था। आधार: पूर्व CIA जासूस एमिली और मैट को जासूसी के काम में वापस बुला लिया जाता है क्योंकि एक ऑनलाइन वीडियो लीक के जरिए उनकी गुप्त पहचान उजागर हो जाती है। एमिली को पता चलता है कि मैट ने कई सालों तक उससे एक रहस्य छिपाए रखा है, जिसकी वजह से कई घटनाएं घटित हुई हैं। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए अपने अतीत को फिर से देखना होगा। ढालना: जेमी फॉक्स मैट के रूप में, कैमरून डियाज एमिली के रूप में, मैकेना रॉबर्ट्स एलिस, एमिली और मैट की किशोर बेटी के रूप में, रायलन जैक्सन लियो, एमिली और मैट के छोटे बेटे के रूप में, काइल चैंडलर चक के रूप में, एमिली और मैट के पुराने दोस्त, ग्लेन क्लोज गिन्नी के रूप में, एमिली की मां, जेमी डेमेट्रियो निगेल, एंड्रयू स्कॉट बैरन के रूप में, फोला इवांस्किंगबोला वेंडी के रूप में, रॉबर्ट बेस्टा डी बल्थाजार गोर के रूप में, बशीर सलाहुद्दीन कोच क्रिस, टॉम ब्रिटनी डायलन के रूप में। उत्पादन: जून 2022 में यह बताया गया कि कैमरून डियाज सेठ गॉर्डन और ब्रेंडन ओब्रायन द्वारा लिखित एक्शन कॉमेडी बैक इन एक्शन के लिए सेवानिवृत्ति से बाहर आ रहे थे, जिसमें जेमी फॉक्स भी अभिनय करने वाले थे। ब्यू बाउमन को गुड वन प्रोडक्शंस के लिए सेठ गॉर्डन के साथ एग्जिबिट ए के लिए और फॉक्स, डाटारी टर्नर, ओब्रायन और मार्क मैकनेयर के कार्यकारी निर्माण के लिए निर्माण करने के लिए पता चला था। 2 अगस्त 2022 में फॉक्स ने डियाज, जिनकी 2014 में सेवानिवृत्ति से पहले आखिरी फिल्म एनी थी, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था, को कलाकारों में शामिल होने के लिए राजी करने के बारे में बात की। एंटरटेनमेंट टुनाइट को बताया कि कैमरन एक अविश्वसनीय ताकत हैं और उन्होंने इस व्यवसाय में बहुत कुछ किया है। नवंबर 2022 में ग्लेन क्लोज और काइल चैंडलर को कलाकारों में शामिल किया गया। 4 फरवरी 2023 में एंड्रयू स्कॉट, मैकेना रॉबर्ट्स, रिलन जैक्सन और जेमी डेमेट्रियो कलाकारों में शामिल हुए। 5 प्रमुख फोटोग्राफी 2 दिसंबर 2022 से 9 मार्च 2023 तक लंदन में हुई। 6-7 फरवरी 2023 के अंत में डियाज ने टेम्स नदी पर दृश्यों की शूटिंग की। 8 अटलांटा में फिल्मांकन 27 मार्च को शुरू हुआ और अप्रैल के अंत में पूरा हुआ। 9 अप्रैल के मध्य में, जबकि फॉक्स को एक चिकित्सा आपात स्थिति के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उसके शेष दृश्यों को फिल्माने के लिए बॉडी डबल्स का उपयोग किया गया था। 10 जबकि गॉर्डन और ओब्रायन को पूरी तरह से पटकथा का श्रेय दिया गया था, एंड्रिया बर्लोफ, माटेओ बोर्गीस, जोएल चर्चकूपर, एडम कोलकेली, डाना फॉक्स, पॉल फ्रुचबॉम, जॉन गैटिन्स, जो नुसबाम, कैसी पप्पस, लेनन परम, सैम पिटमैन, एलेन शेनमैन, लॉरा सोलन, डेविड स्टेसन, जेसिका सेंट क्लेयर, विक्टोरिया स्ट्रॉसे और लिलियन यू द्वारा विभिन्न योगदान दिए गए थे। 11 मुक्त करना: बैक इन एक्शन को नेटफ्लिक्स द्वारा 17 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया था। 12 इसे मूल रूप से 15 नवंबर 2024 को रिलीज किया जाना था, इससे पहले कि इसे इसकी वर्तमान रिलीज तिथि पर धकेल दिया जाए। 13 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 46 आलोचकों की 24% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 4.4/10 है। 14 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 21 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 47 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 15 संदर्भ: सेठ लुइस गॉर्डन एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और फिल्म संपादक है। उन्होंने PBS, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशंस स्टाफ 1% फॉर डेवलपमेंट फंड सहित फिल्म और टेलीविजन के लिए निर्माण और निर्देशन किया है।
उनकी फिल्में सनडांस फिल्म फेस्टिवल और स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई हैं। उन्होंने द किंग ऑफ कॉन्ग, ए फिस्टफुल ऑफ क्वार्टर्स 2007, फॉर क्रिसमस 2008, हॉरिबल बॉसेस 2011, आइडेंटिटी थीफ 2013 और बेवॉच 2017 फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्होंने द ऑफिस, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, मॉडर्न फैमिली, एटिपिकल और फॉर ऑल मैनकाइंड जैसी टेलीविजन सीरीज के कई एपिसोड भी निर्देशित किए हैं। जीवन और कैरियर। गॉर्डन इवांस्टन इलिनॉइस में बड़े हुए। उन्होंने येल विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने 1997 में केन्या के छोटे से गांव शिमानिएरो में 6 महीने के लिए हाई स्कूल पढ़ाने के लिए जाने तक वास्तुकला का अध्ययन किया। वहां रहते हुए उन्होंने एक स्कूल के निर्माण को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के वित्तपोषण को सुरक्षित करने में मदद की और फिल्मांकन शुरू किया, जो अंततः डॉक्यूमेंट्री बिल्डिंग शिमानिएरो बन गया। ये लौटने पर गॉर्डन ने खुद को एक एविड एडिटिंग मशीन पर अपने फुटेज को संपादित करना सिखाया। बाद में उन्होंने बारबरा कोपल और सेसिलिया पेक की डिक्सी चिक्स डॉक्यूमेंट्री शट अप एंड सिंग की शूटिंग में मदद की। और विभिन्न फिल्मों पर छायाकार, संपादक और निर्माता के रूप में काम करने के। गॉर्डन ने 2010 में गेम कंपनी जिंगा की गागाविले ऑनलाइन फिल्म का निर्देशन किया था। वह फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला ब्रेकिंग इन के सहनिर्माता और कार्यकारी निर्माता हैं। उन्होंने 2011 की कॉमेडी हॉरिबल बॉसेस का निर्देशन किया था, लेकिन अगस्त 2013 में टेलीविजन श्रृंखला द गोल्डबर्ग्स के लिए प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए सीक्वल का निर्देशन करने से इनकार कर दिया, जिस पर वह एक कार्यकारी निर्माता हैं, और फिल्म वॉरगेम्स की एक नियोजित रीमेक है। गॉर्डन ने अमेज़न स्टूडियो के लिए स्नीकी पीट के पायलट का निर्देशन किया, जिसे उन्होंने ब्रायन क्रैंस्टन और डेविड शोर के साथ भी निर्मित किया। गॉर्डन ने बेवॉच के 2017 फिल्म संस्करण का निर्देशन किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन, प्रियंका चोपड़ा और जैक एफ्रॉन ने अभिनय किया। उन्होंने 1994 में लेकसाइड स्कूल, सिएटल और हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिजाइन से स्नातक किया। 2009 में गॉर्डन ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए साइबर अपराध से उत्पन्न खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक वीडियो श्रृंखला विकसित और निर्देशित की, कॉमर्स द बिजनेस ऑफ हैकिंग यू, जिसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी मैकेफी द्वारा प्रायोजित किया गया था। गॉर्डन ने विभिन्न संगीत वीडियो और विज्ञापनों और मॉडर्न फैमिली और कम्युनिटी के एक एपिसोड, द ऑफिस के 2 एपिसोड और पार्क्स एंड रिक्रिएशन के कई एपिसोड का निर्देशन किया है। वह एनबीसी के मैरी मी में एक निर्देशक और कार्यकारी निर्माता थे। गॉर्डन एबीसी के द गोल्डबर्ग्स में एक निर्देशक और कार्यकारी निर्माता हैं। वह नेटफ्लिक्स सीरीज एटिपिकल में एक निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। फिल्मोग्राफी। पतली परत। निदेशक 4 क्रिसमस 2008, भयानक बॉस 2011, आइडेंटिटी थीफ 2013, बेवॉच 2017, बैक इन एक्शन 2025, लेखक और निर्माता भी। अभिनय श्रेय। वर्ष शीर्षक भूमिका 2011 हॉरिबल बॉसेस राल्फ पीटरबर्ग, आवाज की भूमिका। 2017 बेवॉच हेलीकॉप्टर पायलट। अन्य श्रेय। वर्ष शीर्षक भूमिका। 2005 अकारण शोर मचाना संपादक, सहयोगी निर्माता और द्वितीय इकाई निदेशक। 2015 पिक्सेल कार्यकारी निर्माता। 2022 खोया शहर कहानीकार। दस्तावेजी फिल्म। वर्ष शीर्षक निदेशक निर्माता लेखक। 2005 न्यूयॉर्क गुड़िया नहीं हाँ नहीं। 2007 द किंग ऑफ कोंग, ए फिस्टफुल ऑफ क्वार्टर्स हाँ नहीं नहीं। पीटर चेर्निन, जन्म 29 मई 1951, एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविजन निर्माता, व्यवसायी और निवेशक है। वे चेर्निन ग्रुप टीसीजी के अध्यक्ष और सीईओ हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2010 में की थी। 2, 3, 4, 5 टीसीजी मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में व्यवसायों का प्रबंधन, संचालन और निवेश करता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। चेर्निन का जन्म हैरिसन, न्यूयॉर्क में मैरी नी टाउनसेंड और हर्बर्ट चेर्निन के बेटे के रूप में हुआ था। 6 चेर्निन, जिनके पिता यहूदी थे, का पालनपोषण यूनिटेरियन में हुआ था। 7 उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले से अंग्रेजी साहित्य में BA की डिग्री प्राप्त की। 6 आजीविका।
चेनिन 1989 में लोरीमार फिल्म एंटरटेनमेंट से फॉक्स में शामिल हुए, जहां वे अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी थे। इससे पहले वे शोटाइम बटा द मूवी चैनल के लिए प्रोग्रामिंग और मार्केटिंग के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। शोटाइम से पहले चेनिन डेविड गेरबर कंपनी में विकास और उत्पादन के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने प्रकाशन में अपना करियर शुरू किया, पहले सेंट मार्टिन प्रेस के एसोसिएट पब्लिसिटी डायरेक्टर के रूप में और बाद में वार्नर बुक्स के संपादक के रूप में। 8. न्यूज़ कॉर्प। टीसीजी शुरू करने से पहले चेनिन 1996 से 2009 तक न्यूज़ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी और फॉक्स समूह के अध्यक्ष और सीईओ थे। 9. 10. दुनिया की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में से एक के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में उन्होंने 5 महाद्वीपों में फैले विविध वैश्विक परिचालन की देखरेख की, जिसमें फिल्म और टेलीविज़न प्रोग्रामिंग का उत्पादन और वितरण, टेलीविज़न, उपग्रह और केबल प्रसारण और न्यूज़ कॉर्पोरेशन का डिजिटल मीडिया और इंटरनेट स्पेस में आक्रामक विस्तार शामिल है। 10. न्यूज़ कॉर्पोरेशन के साथ अपने 2 दशकों के दौरान चेनिन ने मनोरंजन व्यवसाय के रचनात्मक और कॉर्पोरेट दोनों पक्षों की एक अद्वितीय महारत के साथ एक कार्यकारी के रूप में ख्याति प्राप्त की। उन्होंने 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म्ड एंटरटेनमेंट और इससे पहले फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दोनों का नेतृत्व किया। उन्होंने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल, केबल और सामान्य मनोरंजन टेलीविज़न प्रोग्रामिंग और वितरण में फॉक्स की जबरदस्त वृद्धि की देखरेख भी की है। 11. चेनिन के नेतृत्व में 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म कॉर्पोरेशन ने अब तक की 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में टाइटैनिक और अवतार का निर्माण किया। 12. फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 18 से 49 साल के लोगों के बीच नंबर 1 रैंक वाला नेटवर्क बन गई और फॉक्स की नेटवर्क प्रोडक्शन शाखा 20th सेंचुरी फॉक्स टेलीविज़न सभी टेलीविज़न नेटवर्क के लिए प्रोग्रामिंग का नंबर 1 आपूर्तिकर्ता बन गई। 13. न्यूज़ कॉर्पोरेशन के केबल नेटवर्क समूह ने चेनिन के कार्यकाल के दौरान विस्फोटक वृद्धि का अनुभव किया। 10 वर्षों से भी कम समय में 0 से 400 मिलियन से अधिक केबल ग्राहकों तक पहुंच गया। जब चेनिन ने छोड़ा, तब तक फॉक्स के पास दुनिया में केबल संपत्तियों का सबसे शक्तिशाली संग्रह था। फॉक्स न्यूज़ चैनल, एफएक्स, फॉक्स स्पोर्ट्स नेट, फॉक्स मूवी चैनल, नेशनल जियोग्राफिक टेलीविज़न, स्पीड और फॉक्स रियलिटी चैनल। 13. 1996 में अपनी नियुक्ति से पहले चेनिन 4 साल तक फॉक्स फिल्म्ड एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, जहां उन्होंने स्टूडियो की विश्वव्यापी फीचर फिल्म निर्माण, विपणन और वितरण गतिविधियों के सभी पहलुओं की देखरेख की। 1989 से 1992 तक चेनिन फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के मनोरंजन के अध्यक्ष थे, जबकि उस अवधि के दौरान प्रोग्रामिंग सप्ताह की 2 रातों से बढ़कर 7 रात हो गई। 13. मीडिया में यह अफवाह थी कि जून 2009 तक चेनिन न्यूज़ कॉर्प में अपना पद छोड़ देंगे, जब उनका अनुबंध समाप्त हो जाएगा और उनकी जगह मीडिया कार्यकारी जेम्स मर्डोक, रूपर्ट मर्डोक के सबसे छोटे बेटे को नियुक्त किया जाएगा। 14. 24 फरवरी 2009 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि पीटर चेनिन ने 20 साल बाद न्यूज़ कॉर्पोरेशन छोड़ने का फैसला किया है, ताकि स्वतंत्र उद्यमशीलता के काम को आगे बढ़ाया जा सके। 4 जून 2009 को चेस कैरी को उनके पद पर चेनिन का उत्तराधिकारी नामित किया गया। 15. अक्टूबर 2010 में ट्रिब्यून कंपनी ने बोर्ड के सीईओ या चेयरमैन बनने के लिए चेनिन से संपर्क किया था। 16. सितंबर 2011 में कैरोल बार्टस के अचानक चले जाने के बाद याहू के भविष्य में चेनिन की भूमिका होने के बारे में मीडिया में अटकलें भी लगाई जा रही थीं। 17. 20 अक्टूबर 2011 को हांगकांग में ऑल थिंग्स डिजिटल के एशियाडी सम्मेलन 18 में चेनिन ने इस बात को खारिज कर दिया कि वह कंपनी के साथ अवसरों का पीछा करने में रुचि रखते थे। 19. टीसीजी 2009 में न्यूज़ कॉर्प से निकलने के बाद से चेनिन अपनी खुद की कंपनी द चेनिन ग्रुप टीसीजी के अध्यक्ष रहे हैं। टीसीजी की मौजूदा परिसंपत्तियों में मनोरंजन उत्पादन कंपनी चेनिन एंटरटेनमेंट, एशिया स्थित मीडिया निवेश कंपनी सीए मीडिया में बहुलांश हिस्सेदारी और पेंडोरा, फुलस्क्रीन, टम्बलर, बारस्टूल स्पोर्ट्स और फ्लिपबोर्ड सहित अमेरिका स्थित प्रौद्योगिकी और मीडिया कंपनियों में कई रणनीतिक निवेश शामिल हैं। 20. कंपनी की पहली फीचर फिल्म राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स अगस्त 2011 में रिलीज हुई थी। 21. और इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $480 मिलियन से अधिक की कमाई की है। 22. 23. चेनिन एंटरटेनमेंट ने बिली क्रिस्टल और बेट मिडलर अभिनीत कॉमेडी पेरेंटल गाइडेंस का निर्माण किया, जिसे दिसंबर 2012 में रिलीज किया गया था,
24 जोसेफ कोसिंस्की की साइंस फिक्शन थ्रिलर टॉम क्रूज अभिनीत ओब्लिवियन। 25 और मेलिसा मैकार्थी और सैंड्रा बुलॉक अभिनीत दही। 26 टीसीजी ने नवंबर 2010 में सीए मीडिया लॉन्च किया। 27 जिसका उद्देश्य एशिया में मीडिया, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी व्यवसायों का रणनीतिक निर्माण, प्रबंधन और संचालन करना है। जुलाई 2011 में सीए मीडिया ने हांगकांग स्थित मिश्रित मार्शल आर्ट प्रमोटर लीजेंड फाइटिंग चैंपियनशिप में निवेश किया। 28 अप्रैल 2012 में सीए मीडिया ने एंडेमोल इंडिया में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जिसका लक्ष्य इसे भारत में अग्रणी टीवी, फिल्म और डिजिटल सामग्री उत्पादन कंपनी बनाना था। 29 उसी समय सीए मीडिया ने भारत में संगीत, लाइव इवेंट और युवा मीडिया कंपनी ओनली मच लाउडर में भी निवेश किया। 30 अप्रैल 2014 में एटी&टी ने ऑनलाइन वीडियो सेवाओं में $500 मिलियन का निवेश करने के लिए द चेर्निन ग्रुप के साथ साझेदारी की। 31 अप्रैल 2012 में चेर्निन ने टीसीजी की अल्पमत हिस्सेदारी रणनीतिक निवेश साझेदार प्रोविडेंस इक्विटी पार्टनर्स, एक प्रमुख निजी इक्विटी फर्म और अन्य निजी निवेशकों को बेच दी। 33 अप्रैल 2013 में चेर्निन ने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा हुलू के लिए लगभग $500 मिलियन की बोली लगाई। 34 टीसीजी को टम्बलर में एक निवेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसे WSJ.com ने 19 मई 2013 को बताया कि इसे याहू को $1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बेचा जाएगा। 2 दिसंबर 2013 को टीसीजी ने घोषणा की कि उन्होंने अपने ऑनलाइन वीडियो परिसंपत्तियों का विस्तार करने के प्रयास में एनीमे स्ट्रीमिंग साइट क्रंचरोल का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण की कीमत लगभग $100 मिलियन होने की अफवाह थी। 35 7 जनवरी 2016 को डेविड पोर्टनॉय ने एक वीडियो में घोषणा की कि चेर्निन मीडिया लोकप्रिय वेबसाइट बारस्टूल स्पोर्ट्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर रहा। 2018 में चेर्निन, जेसी जैकब्स और चेर्निन ग्रुप के माइकल कर्न्स ने एक निवेश सलाहकार फर्म टीसीजी कैपिटल मैनेजमेंट का गठन किया। टीसीजी मीडिया, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, खेल और उपभोक्ता क्षेत्रों में निजी इक्विटी निवेश का प्रबंधन करता है। 36 उसी वर्ष चेर्निन ने क्रंचरोल में अपनी हिस्सेदारी एटी&टी को बेच दी और वार्नर मीडिया डिवीजन में शामिल हो गया। क्रंचरोल को बाद में 2021 में फनीमेशन को बेच दिया गया। जुलाई 2022 में पीटर चेर्निन ने अपनी वैश्विक स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी द नॉर्थ रोड कंपनी की स्थापना की, जिसमें उनकी प्रोडक्शन कंपनी चेर्निन एंटरटेनमेंट उनकी नई कंपनी का हिस्सा बन गई। 37 जनवरी 2023 में वैराइटी ने बताया कि पीटर चेर्निन की वैश्विक प्रोडक्शन स्टूडियो रोल अप कंपनी द नॉर्थ रोड कंपनी को कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से $150 मिलियन का निवेश मिला था। इसके अलावा प्रोविडेंस इक्विटी से $500 मिलियन और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट से $300 मिलियन का निवेश मीडिया और प्रौद्योगिकी कंपनियों में निवेश और रणनीतिक अधिग्रहण को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। 38 फरवरी 2023 में रॉयटर्स ने बताया कि चेर्निन को हिट शो लव आइलैंड के निर्माता आईटीवी स्टूडियोज में रुचि से जोड़ा गया था। 39 जुलाई 2023 में चेर्निन के निवेश वाहन द नॉर्थ रोड कंपनी ने ऑल 3 मीडिया के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की, जो यूके की प्रोडक्शन कंपनी है जो फ्लीबैग, गॉगलबॉक्स और द ट्रैटर्स का निर्माण करती है। 40 बोर्डों चेर्निन अमेरिकन एक्सप्रेस के बोर्ड में बैठते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के विजिटर्स बोर्ड के सहाध्यक्ष हैं। 41 और प्रोविडेंस इक्विटी पार्टनर्स के वरिष्ठ सलाहकार हैं। 42 वह मलेरिया नो मोर 43 के अध्यक्ष और सहसंस्थापक भी हैं और मलेरिया नो मोर यूके के ट्रस्टी हैं, जो मलेरिया के कारण होने वाली मौतों को समाप्त करने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन है। वह पहले ट्विटर, 44 पेंडोरा, 45 न्यूज कॉर्प, डायरेक्ट टीवी, 46 ई ट्रेड, 47 और फ्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया के बोर्ड में थे। व्यक्तिगत जीवन चेर्निन ने 1980 में मेगन नी ब्रॉडी से शादी की। 6 राजनीति चेर्निन ने डेमोक्रेटिक पार्टी, उम्मीदवारों और संबंधित संगठनों को $1 लाख से अधिक का दान दिया है। साथ ही 2013 में एक फंडरेजर के लिए अपने घर पर बराक ओबामा की मेजबानी भी की थी। 48 49 उन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए हिलेरी क्लिंटन का भी समर्थन किया था। 50 फिल्मोग्राफी
जब क्लोज 7 साल की थीं, तब उनके माता पिता मोरल रियारमेंट (MRA) में शामिल हो गए, एक ऐसा आंदोलन जिसमें उनका परिवार 15 साल तक शामिल रहा। इस अवधि के दौरान क्लोज का परिवार सांप्रदायिक केंद्रों में रहता था। उन्होंने MRA को एक पंथ के रूप में वर्णित किया है जो उनके जीवन के हर पहलू को निर्धारित करता था, पहने जाने वाले कपड़ों से लेकर उन्हें क्या कहने की अनुमति थी। क्लोज ने सेंट जॉर्ज स्कूल में पढ़ाई के दौरान स्विट्जरलैंड में भी समय बिताया और रोजमेरी हॉल, अब चोएट रोजमेरी हॉल, में भाग लिया। 1965 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6. उन्होंने गैरलाभकारी प्रोत्साहन गायन समूह अब विद पीपल के साथ 1960 के दशक के मध्य से लेकर अंत तक कई वर्षों तक यात्रा की। अब विद पीपल में अपने समय के दौरान क्लोज ने ग्रीन ग्लेन सिंगर्स नामक एक छोटे गायन समूह का आयोजन किया। 7. क्लोज अपने कुत्ते के साथ बैठी हुई कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी की 2023 की घर वापसी परेड का नेतृत्व कर रही हैं। जब वह 22 वर्ष की थी, क्लोज MRA से अलग हो गई। 8. उसने एक बार कहा था कि अभिनेत्री बनने की उसकी इच्छा ने उसे समूह छोड़ने की अनुमति दी और कहा, मैंने बहुत पहले अपने माता पिता को इन सब के लिए माफ कर दिया है। उन्होंने जो किया उसके पीछे उनके अपने कारण थे और मैं उन्हें समझती हूँ। इसका उनके बच्चों पर भयानक प्रभाव पड़ा, लेकिन ऐसा ही है। हम सभी जीवित रहने की कोशिश करते हैं, है ना? और मुझे लगता है कि वास्तव में किसी भी चीज से ज्यादा जिस चीज ने मुझे बचाया वह थी अभिनेत्री बनने की मेरी इच्छा। 9. उन्होंने थिएटर और नृविज्ञान में डबल मेजरिंग के साथ द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी में दाखिला लिया। 10. कॉलेज के अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान द डिक केवेट शो में कैथरीन हेपबर्न का एक साक्षात्कार देखने के बाद क्लोज अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित हुईं। 11. विलियम्सबर्ग में स्कूल में अपने वर्षों के दौरान उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक पॉल ग्रीन द्वारा लिखित समरटाइम आउटडोर ड्रामा द कॉमन ग्लोरी में भी अभिनय किया। 12. उन्हें फी बेटा कप्पा के समान समाज में सदस्यता के लिए चुना गया था। 13 वर्षों से क्लोज व्याख्यान देने और थिएटर विभाग का दौरा करने के लिए विलियम एंड मैरी में लौट आए हैं। 14 फाइंडिंग योर रूट्स के 7वें सीजन के पहले एपिसोड में अपनी उपस्थिति के माध्यम से उसे पता चला कि वह अपने 7 बार के परदादाओं के माध्यम से राजकुमारी डायना से संबंधित है। वह साथ ही अभिनेता क्लिंट ईस्टवुड से भी दूर की रिश्तेदार है और उसके कुछ पूर्वज गुलाम मालिक थे। 15 उसका मार्जोरी पोस्ट से भी एक स्पर्शरेखा संबंध है, जो कभी उसके दादा एडवर्ड बेनेट क्लोज से विवाहित थी। आजीविका 1970 का दशक, प्रारंभिक कार्य। क्लोज ने 1974 में 27 साल की उम्र में मंच पर अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। 13 कॉलेज के अपने वरिष्ठ वर्ष में उन्होंने यूनिवर्सिटी रेजिडेंट थिएटर एसोसिएशन और TCG के माध्यम से ऑडिशन की एक श्रृंखला के लिए नामांकित होने के लिए अपने स्कूल के थिएटर विभाग को बुलाया। 13 आखिरकार उन्हें एक कॉलबैक दिया गया और हेलेन हेस थिएटर में 3 नाटक करने के लिए एक सीजन के लिए काम पर रखा गया। उन नाटकों में से एक है प्रिंस द्वारा निर्देशित लव फॉर लव था। 16 उन्होंने 1975 में एंथोलॉजी सीरीज ग्रेट परफॉर्मेंस में एक छोटी भूमिका के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 1976 में उन्होंने रिचर्ड रॉजर्स और शेल्डन हार्निक के स्कोर के साथ शॉर्ट लिव्ड ब्रॉडवे म्यूजिकल रेक्स में मैरी आई की भूमिका निभाई। 17 सितंबर 1978 से अप्रैल 1979 तक ग्लेन ब्रॉडवे पर द क्रूसिफर ऑफ ब्लड में पैक्सटन व्हाइटहेड और ड्वाइट शुल्स के साथ आइरीन सेंट क्लेयर की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 18 1979 में उन्होंने टेलीविजन फिल्मों ऑर्फन ट्रेन और टू फार टू गो में फिल्मांकन किया। बाद की फिल्म में ब्लाइथ डैनर और माइकल मोरियार्टी शामिल थे और क्लोज ने मोरियार्टी के प्रेमी की भूमिका निभाई। मोशन पिक्चर करियर शुरू करने से पहले उनकी आखिरी प्रमुख स्टेज भूमिका अप्रैल 1980 से मार्च 1981 तक ब्रॉडवे म्यूजिकल बार्नम में मुख्य महिला भूमिका चेरी की भूमिका निभा रही थी। 1980 का दशक, सफलता और प्रसिद्धि की ओर बढ़ना। 1980 का दशक हॉलीवुड में क्लोज के लिए सफलता का वर्ष साबित हुआ। 1980 में निर्देशक जॉर्ज रॉय हिल ने ब्रॉडवे पर क्लोज की खोज की और उन्हें द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प में एक भूमिका के लिए रॉबिन विलियम्स के साथ ऑडिशन देने के लिए कहा, जो उनकी पहली फिल्म भूमिका बन गई। साथ ही यह उनका पहला अकादमी पुरस्कार नामित प्रदर्शन भी था। 20 उन्होंने रॉबिन विलियम्स की मां की भूमिका निभाई, बावजूद इसके कि वह उनसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। अगले वर्ष उन्होंने द बिग चिल में सारा कूपर की भूमिका निभाई,
एक ऐसा किरदार जिसे निर्देशक लॉरेंस कास्टन ने कहा कि उन्होंने विशेष रूप से उनके लिए लिखा था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह वित्तीय रूप से सफल रही। द बिग चिल की रिलीज के बाद क्लोज एक ही कैलेंडर वर्ष में टोनी, एमी और ऑस्कर अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त करने वाली तीसरी अभिनेत्री बनी। 2000 का दशक, टेलीविजन पर ध्यान। क्लोज ने 2000 के दशक के प्रारंभ में नाटकीय फिल्मों की बजाय टेलीविजन फिल्मों में काम करना शुरू किया। वह 102 डाल्मेशियन 2000 में क्रूला डेविल के रूप में लौटी। हालांकि फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। बाद में क्लोज ने द सेफ्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स फिल्माई, जिसका प्रीमियर 2001 में हुआ। यह 4 उपनगरीय परिवारों के बारे में एक फिल्म थी जो बीमारियों से जूझ रहे थे। यह क्रिस्टन स्टीवर्ट की पहली फिल्म भूमिका थी और क्लोज और स्टीवर्ट बाद में 2015 की फिल्म एनेस्थीसिया में फिर से साथ आए। क्लोज ने उसी वर्ष थिंग्स यू कैन टेल जस्ट बाय लुकिंग एट हर में अभिनय किया। यह निर्देशक रोड्रिगो गार्सिया के साथ भविष्य के कई सहयोगों में से एक होगा। 2004 में उन्होंने निकोल किडमैन और क्रिस्टोफर वॉकेन के साथ कॉमेडी द स्टेपफोर्ड वाइव्स में क्लेयर वेलिंगटन की भूमिका निभाई। क्लोज ने ले डिवोर्स 2003 और द चमसक्रबर 2005 जैसी छोटी फिल्में करना जारी रखा। 2005 में उन्होंने निर्देशक रोड्रिगो गार्सिया के साथ 9 लाइव्स करने के लिए फिर से काम किया। बाद में उन्होंने क्लोज को अल्बर्ट नोब्स 2011 फिल्म में निर्देशित किया। उसी वर्ष उन्होंने हाइट्स 2005 फिल्म में अभिनय किया, जो 5 न्यूयॉर्कर के जीवन पर केंद्रित एक स्वतंत्र नाटक था। आलोचकों ने क्लोज के अभिनय की सराहना की। 41-42 2005 में द शील्ड के लिए एक कार्यक्रम में समापन। 2001 में उन्होंने एबीसी पर रॉजर्स और है एमरस्टीन के क्लासिक संगीत साउथ पैसिफिक के निर्माण में नेली फोर्बश के रूप में अभिनय किया। उन्होंने 2002 में विल एंड ग्रेस में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एनी लिबोविट्ज का व्यंग्यात्मक संस्करण चित्रित किया, जिसने उन्हें हास्य श्रृंखला में अतिथि अभिनेत्री के लिए एमी नामांकन दिलाया। 2003 में क्लोज ने शोटाइम द्वारा निर्मित फिल्म द लायन इन विंटर में एलेनोर ऑफ एक्विटेन की भूमिका निभाई। क्लोज ने अपने प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार जीता। 2005 में क्लोज एफएक्स अपराध श्रृंखला द शील्ड में शामिल हुईं, जिसमें उन्होंने मोनिका रॉलिंग की भूमिका निभाई। 43 एफएक्स के सीईओ जॉन लैंडग्राफ ने कहा कि नेटवर्क ग्लेन क्लोज के कद की महिला फिल्म स्टार को टेलीविजन पर लाने वाला पहला था। उन्होंने नेटवर्क के साथ उनके सहयोग को टेलीविजन पर महिलाओं की भूमिकाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ अन्य फिल्म अभिनेताओं को छोटे पर्दे पर आने के लिए प्रभावित करने का श्रेय भी दिया। 44-45 2007 में वह अपने पिछले सकलाकार मेरिल स्ट्रीप के साथ एक ही फिल्म में एंसेम्बल ड्रामा इवनिंग में दिखाई दी। यह क्लोज की दशक की अंतिम नाटकीय फिल्म भूमिका होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद की टेलीविजन श्रृंखला डैमेजेज 2007 में अभिनय करना शुरू किया था। क्लोज से स्वतंत्र फिल्मों में उनके योगदान के बारे में पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे ऐसे कलाकार पसंद हैं जो निश्चित रूप से पैसे के लिए नहीं बल्कि इसलिए अच्छे और चुनौतीपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अच्छे लेखन के इर्दगिर्द इकट्ठा होते हैं। कभी कभी मैंने एक दृश्य के लिए एक भूमिका ली है जो मुझे लगा कि अभूतपूर्व है। साथ ही मेरी उपस्थिति उन्हें पैसे दिलाने में मदद कर सकती है, इसलिए मुझे लगता है कि यह मेरे लिए कुछ वापस देने का एक तरीका है। 46 द शील्ड पर अपने कार्यकाल के तुरंत बाद क्लोज से एफएक्स अधिकारियों ने संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें अभिनय करने के लिए एक टेलीविजन श्रृंखला की पेशकश की। इस चरित्र के उनके चित्रण को शानदार समीक्षा और पुरस्कार नामांकन की अधिकता मिली। इसके अलावा उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेत्री के लिए लगातार 2 एमी पुरस्कार जीते। 47 क्लोज की जीत ने उन्हें केबल शो के लिए एमी में ड्रामा सीरीज की पहली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विजेता भी बना दिया। शो के पूरे दौर में वह केबल पर सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं, जिन्होंने प्रति एपिसोड $2 लाख कमाए। 48 क्लोज ने कहा कि पैटी हेव्स की उनकी भूमिका उनके जीवन की भूमिका थी। वह अपनी सकलाकार रोज बायर्न के साथ भी संपर्क में रहीं और दोनों दोस्त बन गईं। श्रृंखला समाप्त होने के बाद क्लोज ने कहा कि वह एक नियमित भूमिका में टेलीविजन पर वापस नहीं आएंगी, लेकिन वह एक मिनी सीरीज या अतिथि स्थान करने के लिए खुली थी। 49 2008 में क्लोज ने कार्नेगी हॉल में प्रदर्शन किया,
जिसमें उन्होंने वायलिन कॉन्सर्टो द रनवे बनी का वर्णन किया, जो रीडर, वायलिन और ऑर्केस्ट्रा के लिए एक कॉन्सर्टो था जिसे ग्लेन रोवन द्वारा रचित और संचालित किया गया था। 2010 का दशक, फिल्म और रंगमंच पर वापसी। 2010 के कान फिल्म महोत्सव में समापन। दिसंबर 2010 में क्लोज ने डबलिन में अल्बर्ट नोब्स का फिल्मांकन शुरू किया। इससे पहले उन्होंने मंच पर नाटक में अपनी भूमिका के लिए 1982 में ओबी जीता था। वह इस परियोजना पर लगभग 20 वर्षों से काम कर रही थीं, जिसमें वह 101 डाल्मेटियन के सहकलाकार मार्क विलियम्स के साथ दिखाई दीं और इसमें अभिनय करने के अलावा उन्होंने पटकथा का सहलेखन किया और फिल्म का निर्माण किया। 50 क्लोज ने कहा कि ट्रांसजेंडर मुद्दों पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए फिल्म बनाना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। उन्होंने टिप्पणी की, एक बिंदु ऐसा आया जहां मैंने पूछा, क्या मैं इसे छोड़कर अपना बाकी जीवन जीने को तैयार हूं? और मैंने कहा, नहीं करूंगी। कुछ लोग अपना दृष्टिकोण बदल देंगे। 51 फिल्म में क्लोज ने अल्बर्ट नोब्स की शीर्षक भूमिका निभाई, जो 19वीं सदी के आयरलैंड में एक युवा लड़की के रूप में यौन उत्पीड़न के बाद एक पुरुष के रूप में रहने वाली महिला थी। जबकि फिल्म को कुल मिलाकर मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, क्लोज के अभिनय को आलोचकों की प्रशंसा मिली क्योंकि यह उनके करियर की अब तक की सबसे सूक्ष्म और अंतर्मुखी फिल्म थी और उनकी पिछली भूमिकाओं से अलग थी। जब फिल्म के पुरस्कार अभियान के दौरान ऑस्कर न मिलने के तथ्य के बारे में पूछा गया तो क्लोज ने कहा, मुझे याद है कि मैं आश्चर्यचकित था कि मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो वास्तव में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि वे जीतेंगे या नहीं, और मुझे यह कभी समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर आप सिर्फ सरल गणित करें तो हमारे 2 यूनियनों में जितने लोग हैं, हमारे पेशे में जितने लोग किसी भी समय बेरोजगार हैं, हर साल जितनी फिल्में बनती हैं, और फिर आप 5 नामांकित में से एक हैं, आप खुद को एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में कैसे सोच सकते हैं? 52 ग्लेन क्लोज, जन्म 19 मार्च 1947, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। स्क्रीन और स्टेज पर 5 दशकों से अधिक के करियर में उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 3 टोनी अवार्ड और 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल हैं। इसके अलावा 8 अकादमी अवार्ड, 2 बाफ्टा अवार्ड और 3 ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकन भी शामिल हैं। उन्हें 2019 में टाइम द्वारा दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया गया था। क्लोज को द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प 1982 में एक नारीवादी माँ, द बिग चिल 1983 में एक बेबी बूमरैंग, द नेचुरल 1984 में एक प्रेमिका, फैटल अट्रैक्शन 1987 में एक मानसिक रूप से बीमार पूर्व प्रेमी, डेंजरस लाइजेंस 1988 में एक चालाक अभिजात, अल्बर्ट नोब्स 2011 में एक अंग्रेज बटलर, द वाइफ 2017 में एक परेशान पत्नी और हिलबिली एलिजी 2020 में एक विलक्षण दादी की भूमिका निभाने के लिए 8 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। उनकी अन्य फिल्मों में रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून 1990, द पेपर 1994, मार्स अटैक 1996, एयर फोर्स 1 1997 और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 शामिल हैं। क्लोज ने 101 डाल्मेटियन 1996। टेलीविजन में क्लोज को एबीसी फिल्म समथिंग अबाउट अमेलिया 1984 में उनकी भूमिका के लिए पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिला और बाद में 3 पुरस्कार जीते। एमबीसी फिल्म सर्विंग इन साइलेंस 1995 में मार्गरेट कैमरमियर की भूमिका के लिए सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री और डैमेजेस 2007 से 2012 में पैटी हेव्स की भूमिका के लिए लगातार 2 बार ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार। स्टेज पर उन्होंने नाटक लव फॉर लव 1974 में अपना ब्रॉडवे डेब्यू किया। बाद में उन्होंने 3 टोनी अवार्ड जीते, 2 नाटकों द रियल थिंग 1983 और डेथ एंड द मेडेन 1992 में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए, और एक संगीतमय सनसेट बुलेवार्ड 1995 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। उन्हें बार्नम 1980 के लिए टोनी नामांकित किया गया था। वह 2014 में ए डेलिकेट बैलेंस के पुनरुद्धार में ब्रॉडवे स्टेज पर लौटीं। 2016 में वह वेस्ट एंड स्टेज पर सनसेट बुलेवार्ड लौटीं और एक संगीतमय नामांकन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार अर्जित किया।
क्लोज ट्रिलियम प्रोडक्शंस की अध्यक्ष और फेचडॉग वेबसाइट की सहसंस्थापक है। उन्होंने डेमोक्रेटिक राजनेताओं के समर्थन में राजनीतिक दान दिया है और महिलाओं के अधिकार, समलैंगिक विवाह और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर मुखर हैं। 3 बार शादी करने के बाद उनकी एक बेटी है, एनी स्टार्क, जो निर्माता जॉन स्टार्क के साथ उनके रिश्ते से है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। ग्लेन क्लोज का जन्म 19 मार्च 1947 को ग्रीनविच, कनेक्टिकट में सोशलाइट एलिजाबेथ मैरी हेस्टर, बेटिन मूर और विलियम टालियाफेरो क्लोज के घर हुआ था, जो एक डॉक्टर थे जिन्होंने बेल्जियम कांगो में एक क्लिनिक संचालित किया और इसके तानाशाह मोबुतु सेसे सेको के निजी चिकित्सक के रूप में काम किया। उनकी 2 बहनें, टीना और जेसी, और 2 भाई, अलेक्जेंडर, उपनाम सैंडी और तंबू मिसोकी हैं, जिन्हें क्लोज के माता-पिता ने कांगो में रहते हुए गोद लिया था। 3. अपने बचपन के दौरान क्लोज अपने माता-पिता के साथ ग्रीनविच में अपने नाना की संपत्ति पर एक पत्थर की झोपड़ी में रहती थीं। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में अपनी अभिनय क्षमताओं को निखारना शुरू कर दिया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने जो दिन कनेक्टिकट के ग्रामीण इलाकों में एक उन्मुक्त कल्पना के साथ बिताए, जो भी किरदार हमारे खेल की मांग करते थे, उन्हें निभाया। यही एक कारण है कि अभिनय हमेशा मेरे लिए इतना स्वाभाविक लगता है। 4. हालांकि क्लोज की पृष्ठभूमि समृद्ध है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके परिवार ने वास्प समाज में भाग नहीं लेने का फैसला किया। वह अपने जन्मस्थान धनी शहर ग्रीनविच का उल्लेख करने से भी बचती थी जब भी पूछा जाता था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग यह सोचें कि वह एक शौकिया है जिसे काम नहीं करना पड़ता। 5. 1984 में क्लोज को रॉबर्ट रेडफोर्ड की बेसबॉल ड्रामा द नेचुरल में एक भूमिका दी गई, और हालांकि यह एक छोटी सहायक भूमिका थी, उन्होंने लगातार 3री बार ऑस्कर नामांकन अर्जित किया। क्लोज आज भी अपने नामांकन का श्रेय सिनेमेटोग्राफर कैलेब डेसचनेल को देते हैं और कहते हैं, उस टोपी को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि सूरज की रोशनी अंदर आ सके। हम दिन के एक निश्चित समय का इंतजार करते थे ताकि सूरज स्टेडियम के पीछे से चमक सके, और उसके पास एक लेंस था जो मेरे आसपास के लोगों को म्यूट कर देता था। यह एक अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से सोचा समझा शॉट था, और मुझे ईमानदारी से लगता है कि यही कारण है कि मुझे नामांकित किया गया। 21. क्लोज ने रॉबर्ट डुवेल के साथ ड्रामा द स्टोन बॉय 1984 में भी अभिनय किया। यह एक परिवार के बारे में फिल्म है जो अपने सबसे छोटे बच्चे द्वारा शिकार दुर्घटना में अपने बड़े भाई को मार दिए जाने के बाद से जूझ रहा है। वह अगले वर्षों में टेलीविजन फिल्मों में दिखाई देती रहीं, जिसकी शुरुआत द एलिफेंट मैन से हुई, और 1984 में उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा समथिंग अबाउट अमेलिया में अभिनय किया, जो यौन शोषण से नष्ट हुए परिवार के बारे में एक टेलीविजन फिल्म थी। उन्होंने अपना पहला टोनी पुरस्कार 1984 में माइक निकोल्स द्वारा निर्देशित द रियल थिंग के लिए जीता। आखिरकार क्लोज ने अलग अलग भूमिकाएं निभानी शुरू कर दीं क्योंकि वह एक मां की तरह टाइपकास्ट नहीं होना चाहती थी। 22. उन्होंने मैंडी पेटिंकिन के साथ 1985 की रोमांटिक कॉमेडी मैक्सी में अभिनय किया। क्लोज को अनुकूल समीक्षा मिली और उन्हें अपना दूसरा गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन भी मिला, लेकिन फिल्म को समीक्षकों द्वारा नकार दिया गया और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 23-24 1985 में क्लोज ने जेफ ब्रिजेस के साथ कानूनी थ्रिलर जैक द एज में अभिनय किया। शुरुआत में जेन फोंडा को इस भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव का अनुरोध किया तो उनकी जगह क्लोज को ले लिया गया। निर्माता मार्टिन रैनशॉफ क्लोज की कास्टिंग के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने कहा कि वह इस भूमिका के लिए बहुत बदसूरत थी। क्रोधित होकर रैनशॉफ स्टूडियो प्रमुखों के पास क्लोज और मार्क्वांड को फिल्म से निकालने की कोशिश करने लगे। स्टूडियो ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे फिल्म में उनके काम से खुश हैं। 25 जैक द एज को मिश्रित से सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और $15 मिलियन के बजट पर इसने $40 मिलियन की कमाई की। 26 1987 में क्लोज ने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फैटल अट्रैक्शन में परेशान पुस्तक संपादक एलेक्स फॉरेस्ट की भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रही, जो उस वर्ष की दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म ने क्लोज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई और एलेक्स फॉरेस्ट का किरदार उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं में से एक माना जाता है। फिल्म के एक दृश्य को संदर्भित करते हुए बन्नी बॉयलर वाक्यांश को शब्दकोश में भी जोड़ा गया है। एंडिंग के रीशूट के दौरान
क्लोज को एक टेक में सिर के शीशे से टकराने के कारण चोट लग गई। अस्पताल ले जाए जाने के बाद उन्हें पता चला कि वह वास्तव में अपनी बेटी के साथ कुछ हफ्ते की गर्भवती थी। क्लोज ने एक साक्षात्कार में कहा कि फैटल अट्रैक्शन वास्तव में पहला भाग था जिसने मुझे जेनी फील्ड्स, सारा कूपर सच्ची, पोषण करने वाली महिला भूमिकाओं से दूर कर दिया। मैंने उस फिल्म के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयारी की थी। 22 क्लोज को इस भूमिका के लिए अपना चौथा ऑस्कर नामांकन मिला, जो कि मुख्य भूमिका में उनका पहला नामांकन था। 27 और उन्होंने पसंदीदा मोशन पिक्चर अभिनेत्री के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड भी जीता। उद्धरण आवश्यक। उन्होंने 1988 की पीरियड रोमांटिक ड्रामा डेंजरस लाइजेंस में एक षड्यंत्रकारी अभिजात मार्क्विस डी मेरिट्यूल की भूमिका निभाई। 13 क्लोज ने इस प्रदर्शन के लिए शानदार समीक्षा अर्जित की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इसके अलावा उन्हें अपना पहला बाफ्टा पुरस्कार नामांकन मिला। 28 इसके अलावा 1988 में वह कीथ कैराडाइन के साथ स्टोन्स फॉर इबारा में दिखाई दीं, जो कि हैरियट डेरे द्वारा लिखित पुस्तक से रूपांतरित एक टेलीविजन फिल्म थी और हॉलमार्क कंपनी द्वारा निर्मित थी। दशक की क्लोज की अंतिम फिल्म भूमिका इमीडिएट फैमिली 1989 थी, जो एक विवाहित जोड़े के बारे में एक ड्रामा थी जो एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। निर्माता लॉरेंस कास्टन ने क्लोज को फिल्म में स्टार बनाया। 1990 का दशक, स्थापित अभिनेत्री। 1992 के वेनिस फिल्म महोत्सव में समापन। 1990 में क्लोज ने रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून में जेरेमी आयर्न्स के साथ सनी वॉन बुलो की भूमिका निभाई और आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म ने कुछ विवादों को जन्म दिया क्योंकि यह क्लॉस वॉन बुलो हत्या मुकदमे से निपटी थी, जबकि वास्तविक सनी वॉन बुलो अभी भी वानस्पतिक अवस्था में थी। सनी के बच्चों ने सार्वजनिक रूप से फिल्म की आलोचना की। 29-30 उसी वर्ष क्लोज ने फ्रेंको जेफेरिली की हेमलेट के फिल्म रूपांतरण में गर्ट्रूड की भूमिका निभाई। यह शेक्सपियर की पहली भूमिका थी जिसे क्लोज ने कभी स्क्रीन पर निभाने का प्रयास किया था। वह 1975 में मिल्वॉकी में किंग लियर के एक मंचीय निर्माण में दिखाई दी थीं। बाद में क्लोज द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स के कलाकारों में शामिल हो गईं। 1991 में उन्होंने उच्च श्रेणी की हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम टेलीविजन फिल्म सारा, प्लेन एंड टॉल और इसके 2 सीक्वल में अभिनय किया। 1992 में क्लोज ने मीटिंग वीनस में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्होंने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गोल्डन सियाक का पुरस्कार जीता। उसी वर्ष क्लोज द सनडांस इंस्टीट्यूट की ट्रस्टी एमेरिटस बन गईं। 31 उन्होंने 1995 में तथ्याधारित टीवी के लिए बनी फिल्म सर्विंग इन साइलेंस द मार्गरेट कैमरमेयर स्टोरी के शीर्षक विषय को भी चित्रित किया, जिसके लिए उन्होंने अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1995 से द सिम्पसंस से मोना सिम्पसन की आवाज भी प्रदान की है। 32 एंटरटेनमेंट वीकली ने क्लोज को 16 सर्वश्रेष्ठ सिम्पसंस अतिथि सितारों में से एक बताया। 33 क्लोज ने 1989 और 1992 में 2 बार सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी भी की है। 1995 में संगीतमय सनसेट बुलेवार्ड के लिए नोर्मा डेसमंड के रूप में क्लोज। मंच पर उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक एंड्रयू लॉयर वेबर प्रोडक्शन सनसेट बुलेवार्ड में नोर्मा डेसमंड की भूमिका थी, जिसके लिए क्लोज ने 1993 से 94 में ब्रॉडवे पर भूमिका निभाते हुए अपना तीसरा टोनी पुरस्कार जीता। 13 अपनी भूमिका के लिए क्लोज को आलोचकों की प्रशंसा मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स के डेविड रिचर्ड्स ने 1994 में लिखा था कि ग्लेन उन महान प्रदर्शनों में से एक दे रही है जिनके बारे में लोग अब से कई सालों तक बात करेंगे। अभिनेत्री लुभावने जोखिम उठाती है, कई बार इतनी दूर तक जाती है कि आपको डर लगता है कि यह टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता। 36 बाद में वह 2002 में ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिजायर के रॉयल नेशनल थिएटर पुनरुद्धार के लिए लंदन में शो के निर्देशक ट्रेवर नन के साथ फिर से टीम में शामिल हुई। 37 क्लोज अपने अच्छे दोस्त रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित न्यूज रूम कॉमेडी ड्रामा द पेपर 1994 में नजर आईं और 1996 में उन्होंने टिम बर्टन की एलियन आक्रमण व्यंग्य फिल्म मार्स अटैक 1996 के कलाकारों के साथ अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने डिज्नी की लाइव एक्शन हिट 101 डाल्मेशियन में भयावह क्रूला डे विल का किरदार निभाया। क्रूला डे विल के रूप में उनकी भूमिका की सर्वत्र प्रशंसा हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला।
यह फिल्म व्यावसायिक रूप से भी सफल रही, जिसने $75 मिलियन के बजट के मुकाबले सिनेमाघरों में $320.6 मिलियन की कमाई की। क्लोज के अनुबंध के अनुसार उन्हें अपनी फिल्मों से कोई भी पोशाक रखने की अनुमति है। 38 अगले वर्ष क्लोज एयर फोर्स 1 1997 के साथ एक और बॉक्स ऑफिस हिट में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने हैरिसन फोर्ड के राष्ट्रपति के भरोसेमंद उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई। फोर्ड ने एक साक्षात्कार में कहा कि उपराष्ट्रपति की भूमिका पहले से ही एक महिला के लिए लिखी गई थी और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जन्मदिन की पार्टी में उनसे मिलने के बाद व्यक्तिगत रूप से क्लोज को इस भूमिका के लिए चुना था। 39 बाद में क्लोज ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों द्वारा कैद की गई महिलाओं के गायन मंडली के कंडक्टर के रूप में युद्ध फिल्म पैराडाइज रोड 1997 में अभिनय किया। 1999 में क्लोज ने डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म टार्जन में काला की आवाज प्रदान की। बाद में उन्हें कुकीज फॉर्च्यून 1999 में केमिली डिक्सन के रूप में उनकी हास्य भूमिका के लिए बहुत अच्छी समीक्षा। 2012 में अल्बर्ट नोब्स के फ्रेंच प्रीमियर के समापन पर उन्होंने सेंट्रल पार्क के डेलाकोर्ट थिएटर में संगीतमय इनटू द वुड्स के समर 2012 प्रोडक्शन में जायंट की आवाज प्रदान की। इस प्रोडक्शन में एमी एडम्स ने द बेकर की पत्नी और डोना मर्फी ने द विच की भूमिका निभाई। 53 2014 में उन्होंने रूथ की भूमिका निभाते हुए न्यूयॉर्क के पब्लिक थिएटर के लिए पायरेट्स ऑफ पेंजेंस के प्रोडक्शन में अभिनय किया। इस प्रोडक्शन में केविन क्लाइन, मार्टिन शॉर्ट और अनिका नोनी रोज शामिल थे। अक्टूबर 2014 में क्लोज ने जॉन गोल्डन थिएटर में एडवर्ड एल्बी के ए डेलिकेट बैलेंस के पाम मैकिनन के पुनरुद्धार में एग्नेस की अभिनीत भूमिका में ब्रॉडवे में वापसी की। 25 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 8 पूर्वावलोकन प्रदर्शनों में उत्पादन ने $8,84,596 की कमाई की, जिसने गोल्डन थिएटर में एक नया हाउस रिकॉर्ड बनाया। उत्पादन को मिश्रित समीक्षा मिली, हालांकि कलाकारों की प्रशंसा की गई। 55 अपनी टेलीविजन श्रृंखला डैमेजेस के समाप्त होने के बाद क्लोज 2014 में फिल्म में लौट आईं, जिसमें उन्होंने जेम्स गन द्वारा निर्देशित मार्वल स्टूडियोज की फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में नोवा प्राइम रायल की भूमिका निभाई। 56-57 वह स्वतंत्र फिल्मों 5-7 2014 और लो डाउन 2014 में भी दिखाई दी। 2015 में क्लोज ने एफएक्स पर लुइस सीके के लुई में सीजन 5 के एपिसोड स्लीप ओवर में जॉन लिथगो, माइकल सेरा और मैथ्यू ब्रोड्रिक के साथ कैमियो किया। 58 2016 में वह द ग्रेट गिली हॉपकिंस में दिखाई दी और ब्रिटिश ज़ॉम्बी हॉरर ड्रामा द गर्ल विद ऑल द गिफ्ट्स 2016 में डॉ कैलडवेल के रूप में अभिनय किया, जो मानवता को बचाने के लिए एक इलाज पर शोध करने वाली वैज्ञानिक है। अप्रैल 2016 में वह लंदन में एक इंग्लिश नेशनल ओपेरा प्रोडक्शन में म्यूजिकल सनसेट बुलेवार्ड में नोर्मा डेसमंड के रूप में लौटी। 59-60 23 साल बाद इसी भूमिका में लौटने पर क्लोज को बहुत अच्छी समीक्षा मिली। द टाइम्स और द डेली टेलीग्राफ दोनों ने प्रोडक्शन को 5 स्टार दिए और उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की। 61-62 प्रोडक्शन के दौरान क्लोज को सीने में संक्रमण के कारण 3 शो रद्द करने पड़े। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 64-65 उसी वर्ष उन्हें मंच पर उनके काम के लिए अमेरिकन थिएटर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सनसेट बुलेवार्ड का ईएनओ लंदन प्रोडक्शन ब्रॉडवे के पैलेस थिएटर में स्थानांतरित हो गया, जिसमें क्लोज ने अपनी भूमिका दोहराई। यह 9 फरवरी 2017 को एक सीमित रन के लिए खोला गया और 25 जून 2017 तक टिकटों की बिक्री हुई। प्रोडक्शन में 40 पीस ऑर्केस्ट्रा शामिल था, जो ब्रॉडवे के इतिहास में सबसे बड़ा था। 67-68-69 क्लोज को विशेष रूप से नोर्मा डेसमंड के उनके नए अवतार के लिए आलोचकों द्वारा सराहा गया। जैसा कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे इस सदी के महान मंच प्रदर्शनों में से एक कहा था। 70 वैरायटी, परेड, द गार्जियन और एंटरटेनमेंट वीकली ने भी नए प्रोडक्शन की सकारात्मक समीक्षा की। 71-72-73 उसी वर्ष क्लोज ने अमेज़न के लिए आधे घंटे के कॉमेडी पायलट में अभिनय किया। 74 इसके अलावा 2017 में उन्हें थिएटर वर्ल्ड अवार्ड्स में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 75 2017 में क्लोज नेटफ्लिक्स द्वारा निर्मित साइंस फिक्शन थ्रिलर व्हाट हैपेंड टू मंडे में नूमी रैपेस और विलेम डेफो के साथ दिखाई दी। 76 इसके अलावा उस वर्ष
वह रोमांटिक कॉमेडी द वाइल्ड वेडिंग में अभिनेता जॉन मल्कोविच, डेंजरस लाइजेंड्स में उनके सहकलाकार और पैट्रिक स्टीवर्ट, द लायन इन विंटर में सहकलाकार के साथ फिर से जुड़ गईं और अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास के फिल्म रूपांतरण क्रुक्ड हाउस में सह-अभिनय किया। क्लोज ने 2018 के ड्रामा द वाइफ में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की, जिसका पहला प्रीमियर 2017 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 77-78 मेग वोलिचर के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण फिल्म में क्लोज ने जोन कैसलमैन की भूमिका निभाई है, जो अपने पति के साथ स्टॉकहोम की यात्रा के दौरान अपने जीवन विकल्पों पर सवाल उठाती है, जहां उसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने वाला है। 79 फिल्म में क्लोज की बेटी एनी स्टार्क को भी कैसलमैन के छोटे संस्करण के रूप में दिखाया गया है। क्लोज ने मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड, मुख्य भूमिका में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड जीता। उन्हें ऑस्कर जीतने के लिए सबसे आगे माना जाता था, जो उनके करियर का पहला पुरस्कार होगा, लेकिन अंततः द फेवरेट के लिए ओलिविया कोलमैन से हार गईं। 80 इसके अलावा क्लोज को एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए अपना दूसरा नामांकन मिला, जिसे वह कोलमैन से हार गईं। 2018 में भी क्लोज ने मंच पर वापसी की, जहां सितंबर से दिसंबर तक उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक थिएटर में ऑफ ब्रॉडवे नाटक मदर ऑफ द मेड में अभिनय किया। 81 2020 का दशक फिल्मों में काम जारी रखा और आगे भी प्रशंसा मिली। 2020 में क्लोज ने नेटफ्लिक्स की हिलबिली एलिजी के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया, जिसमें रॉन हॉवर्ड के साथ फिर से काम किया और एमी एडम्स के साथ अभिनय किया। 82 क्लोज ने जेडी वेंस की मामा की भूमिका निभाई, जबकि फिल्म, जिसे 24 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए रिलीज किया गया था, को मिश्रित सकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षा मिली। 83 क्लोज को उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली। रिचर्ड रोपर ने क्लोज की उनके उत्कृष्ट स्क्रीन कमांडिंग पिच परफेक्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की। 84 जबकि एबीसी न्यूज में पीटर ट्रेवर्स ने उन्हें बस सनसनीखेज कहा। 85 और वैरायटी में ओवेन ग्लीबरमैन ने लिखा कि जब तक क्लोज एक पुरस्कार योग्य तूफान का अभिनय कर रही हैं, उनका प्रदर्शन वास्तव में काफी सावधानीपूर्वक है। 86 इस भूमिका के लिए उन्हें सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अभिनय पुरस्कार और साथ ही अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए एसएजी पुरस्कार नामांकन मिला। 87 88 89 क्लोज को हिलबिली एलेजी के लिए सबसे खराब सहायक अभिनेत्री के लिए रेजी पुरस्कार नामांकन भी मिला, जिससे वह जेम्स कोको के बाद ओनली व्हेन आई लाफ और एमी इरविंग के बाद येंटल के लिए तीसरी कलाकार बन गईं, जिन्हें एक ही प्रदर्शन के लिए ऑस्कर नामांकन और रेजी नामांकन दोनों प्राप्त हुए। 90 इसके अलावा 2020 में क्लोज ने रॉड्रिगो गार्सिया द्वारा निर्देशित और सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुत ड्रामा फॉर गुड डेज में मिला कुनिस के साथ सह-अभिनय किया। 91 2021 में क्लोज ने क्रेग गिलेस्पी द्वारा निर्देशित 101 डाल्मेशियन के डिज्नी लाइव एक्शन स्पिन-ऑफ प्रीक्वल क्रूएला के लिए एम्मा स्टोन के साथ एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। स्टोन क्रूला डे विल के युवा संस्करण की भूमिका निभाती हैं, शीर्षक चरित्र जिसे क्लोज ने 1996 के लाइव एक्शन अनुकूलन और इसके 2000 के सीक्वल में चित्रित किया था। 92 उसी वर्ष क्लोज एप्पल टीवी प्लस ड्रामा फिल्म स्वान सॉन्ग में महेशला अली के साथ दिखाई दी। 95 उन्होंने एप्पल टीवी प्लस सीरीज द न्यू लुक में हार्पर बाजार के पूर्व संपादक कार्मेल स्नो का किरदार भी निभाया, जिसमें उन्हें डैमेजेस के निर्माता टॉड ए केसलर के साथ फिर से जोड़ा गया। 96 2022 में यह घोषणा की गई कि क्लोज नेटफ्लिक्स के लिए ली डेनियल द्वारा निर्देशित भूत भगाने वाले नाटक द डिलीवरेंस में एंड्राडे और मोनिक के साथ अभिनय करेंगी। फिल्म अगस्त 2024 में रिलीज हुई। 97-98 वह अमेज़न एमजीएम स्टूडियोज की फिल्म ब्रदर्स में जोश ब्रोलिन और पीटर डिंकलेज के साथ भी अभिनय करती हैं। 99 जिसे 10 अक्टूबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 100 आगामी परियोजनाएं। क्लोज को नेटफ्लिक्स के लिए एक्शन कॉमेडी बैक इन एक्शन में जेमी फॉक्स, कैमरून डियाज और काइल चैंडलर के साथ कास्ट किया गया था। 101
यह फिल्म 17 जनवरी 2025 को वैश्विक स्तर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 102 मार्च 2023 में यह घोषणा की गई थी कि क्लोज आगामी फिल्म द समर बुक में अभिनय करेंगे, जो टोव जॉनसन के उपन्यास पर आधारित है, जिसका निर्देशन चार्ली मैकडॉवेल करेंगे। 103 मई 2024 में क्लोज आगामी वेक अपडेट मैन के कलाकारों में शामिल हो गईं, जो कि नाइव्स आउट और ग्लास अनियन ए नाइव्स आउट मिस्ट्री की अगली कड़ी है। 104 फिल्म के अन्य कलाकारों में डैनियल क्रेग, जेरेमी रेनर, एंड्रयू स्कॉट, कैली स्पैनी, जोश ओकॉनर और केरी वाशिंगटन शामिल हैं। 19 जून 2024 को यह पता चला कि वेक अपडेट मैन के लिए फिल्मांकन में क्लोज की भागीदारी, जो उस समय तक केवल 2 दिनों के लिए हुई थी, में देरी हुई थी। क्लोज ने खुलासा किया कि वह कोविड-19 और रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस (RSV) दोनों से वास्तव में बहुत प्रभावित हुई थी। 105 106 मेथड एक्टिंग पर क्लोज का दावा है कि हालांकि उन्हें यह एक दिलचस्प तकनीक लगी, लेकिन यह उनकी पसंदीदा शैली नहीं थी। 118 हालांकि क्लोज अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक शोध और तैयारी करती हैं, लेकिन वे प्रदर्शन की तकनीकीता पर भी कम निर्भर करती हैं और कहती हैं, मुझे लगता है कि अच्छा अभिनय एक जादूगर होने जैसा है, जिसमें आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि जब वे विश्वास करते हैं तभी वे प्रभावित होते हैं। और मैं चाहती हूं कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़े। मुझे लगता है कि तकनीक महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। आपके पास एक बेहतरीन तकनीकी अभिनेता हो सकता है जो लोगों को ठंडा छोड़ देगा। यह मेरे महान अभिनय का विचार नहीं है। दर्शक के रूप में अभिनय के बारे में जागरूक नहीं होना चाहता। 119 लंबे समय से सहयोगी और नाटककार क्रिस्टोफर हैम्पटन क्लोज को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में वर्णित करते हैं जो बहुत आसानी से ताकत और बुद्धिमत्ता की भावना व्यक्त कर सकती है। हैम्पटन ने सनसेट बुलेवार्ड और डेंजरस लाइजेंड्स के स्टेज प्रोडक्शन पर काम किया, बाद में क्लोज को बाद के प्रोडक्शन के मूवी संस्करण में कास्ट किया। 120 ग्लेन को अक्सर उनके बारे में एक हिमनद या दूर की गुणवत्ता के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह बिल्कुल विपरीत हैं। गर्म और अंतरंग अभिनेता इयान ग्लेन कहते हैं, जिन्होंने 2002 के ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के स्टेज प्रोडक्शन में उनके साथ सहअभिनय किया था। वह भूमिका में ताकत लाने में सक्षम थी, वह पूरी तरह से उस भेद्यता तक पहुंचने में सक्षम थी। उसके लिए एक वास्तविक कोमलता थी। 120 हालांकि क्लोज को उनके प्रदर्शनों में खलनायक या प्रतिपक्षी की भूमिकाओं के लिए लगातार प्रशंसा मिली है। 121 फैटल अट्रैक्शन में उनके चरित्र को AFI की 100 साल 100 नायकों और खलनायकों की सूची में 7वें स्थान पर रखा गया था। 122 डैमेजेस श्रृंखला में उनकी भूमिका के बारे में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने टिप्पणी की, मुस्कुराते हुए ग्लेन क्लोज जितना डरावना कोई भी अभिनेता जीवित या मृत नहीं है। 123 पत्रकार क्रिस्टोफर हूटन ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, क्रिस्टोफर वॉकेन, ग्लेन क्लोज, अल पैचिनो और कई अन्य लोगों में एक आश्चर्यजनक खतरा है। उनके आसपास होना थोड़ा डरावना है, क्योंकि आपको लगता है कि वे कभी भी आप पर कूद सकते हैं या आप पर विस्फोट कर सकते हैं। वे टाइम बम की तरह टिक-टिक कर रहे हैं। 124 फिल्म इतिहासकार कैरी ब्यूचैम्प ने कहा है, जब आप पिछले 80 सालों की शीर्ष 10 अभिनेत्रियों को देखते हैं, जब से साउंड आया है, तो सबसे पहले आपके पास बेट डेविस, कैथरीन हेपबर्न और मेरिल स्ट्रीप हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ग्लेन क्लोज निश्चित रूप से उस सूची में हैं। यह उनकी हिम्मत, उनके द्वारा चुनी गई भूमिकाओं और उनकी दृढ़ता का संयोजन है। हम 30 सालों के नामांकित प्रदर्शनों की बात कर रहे हैं। 125 12 जनवरी 2009 को क्लोज को रूजवेल्ट होटल के सामने 7000 हॉलीवुड बुलेवार्ड में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार से सम्मानित किया गया। 126 2018 तक क्लोज की फिल्मों ने उत्तरी अमेरिका में $1.3 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 127 स्क्रीन और मंच पर कई कैंपी भूमिकाएं निभाने के बाद उन्हें एक समलैंगिक आइकन भी माना जाता है। 128 129 उन्हें 2019 में टाइम पत्रिका द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। 130 1989 में क्लोज विलियम एंड मैरी में दीक्षांत वक्ता थीं और उन्हें डॉक्टर ऑफ आर्ट्स की मानद उपाधि मिली। 131
2023 में वह अपने वार्षिक घर वापसी कार्यक्रम के ग्रैंड मार्शल के रूप में सेवा करने के लिए कॉलेज लौट आईं। उन्होंने विलियम एंड मैरी के नए पुनर्निर्मित फी बीटा कप्पा मेमोरियल हॉल को समर्पित करने में भी मदद की, जिसके मुख्य स्टेज थिएटर का नाम उनके सम्मान में ग्लेन क्लोज थिएटर रखा गया। 132 व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते और परिवार। क्लोज की 3 बार शादी हो चुकी है और हर शादी तलाक में खत्म हुई। उनकी पहली शादी 22 साल की उम्र में हुई थी, जिसे क्लोज ने एक तरह की अरेंज मैरिज बताया है, कॉलेज जाने से पहले ही खत्म हो गई थी। 133 यह शादी 1969 से 1971 तक कैबोट वेड से हुई थी, जो एक गिटारवादक और गीतकार थे, जिनके साथ उन्होंने अब विद पीपल में अपने समय के दौरान प्रदर्शन किया था। 134 1979 से 1983 तक वह अभिनेता लेन कैरियो के साथ रहीं। 135 उनकी शादी किराने के वारिस जेम्स मार्लास से 1984 से 1987 तक हुई थी। 134 बाद में क्लोज ने निर्माता जॉन स्टार्क के साथ रिश्ता शुरू किया, जिनसे उनकी मुलाकात द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्ब के सेट पर हुई थी। 136 क्लोज और स्टार्क 1991 में अलग हो गए। 134 1995 में क्लोज की सगाई बढ़ी स्टीव बियर्स से हुई, जिन्होंने सनसेट बुलेवार्ड पर काम किया था। दोनों ने कभी शादी नहीं की और उनका रिश्ता 1999 में खत्म हो गया। 134 फरवरी 2006 में क्लोज ने मेन में कार्यकारी और उद्यम पूंजीपति डेविड इवांस शॉ से शादी की। 134 137 लेकिन अगस्त 2015 में उनका तलाक हो गया। 138 व्यावसायिक उद्यम और परिसंपत्तियां। 2016 तक क्लोज मुख्य रूप से बेडफोर्ड हिल्स, न्यूयॉर्क में रहती हैं और वेस्ट विलेज में एक कोंडो की भी मालिक हैं। 139 वे वेलिंगटन, फ्लोरिडा और बोज़मैन, मोंटाना में भी संपत्तियों की मालिक है। 140 1990 के दशक की शुरुआत में वह बोज़मैन में एक कॉफी शॉप की मालिक थीं, लेकिन 2006 में उन्होंने इसे बेच दिया। 141 2011 में क्लोज ने द बेरेसफोर्ड में अपना अपार्टमेंट $10.2 मिलियन में बेच दिया। 142 वे व्योमिंग में 1000 एकड़ का खेत भी चलाती हैं। 143 क्लोज ट्रिलियम प्रोडक्शंस इंक की अध्यक्ष हैं। 144 145 उनकी कंपनी ने अल्बर्ट नोब्स, सारा, प्लेन एंड टॉल और साउथ पैसिफिक जैसी फिल्में बनाई हैं। बारबरा स्ट्रीसंड के साथ उन्होंने टीवी फिल्म सर्विंग इन साइलेंस 1995 बनाई, जिसके लिए दोनों को उत्कृष्ट टेलीविजन फिल्म के लिए एमी के लिए नामांकित किया गया था। 2007 में उन्होंने फेचडॉग की सह-स्थापना की, जो एक डॉग एक्सेसरीज कैटलॉग और इंटरनेट साइट है। उनके काम का एक हिस्सा ब्लॉग प्रकाशित करना था, जिसमें उन्होंने अन्य मशहूर हस्तियों से उनके कुत्तों के साथ संबंधों के बारे में साक्षात्कार लिया। उन्होंने 2012 में व्यवसाय बेच दिया। 146 147 रुचियां और विचार। क्लोज संगीत में सनसेट बुलेवार्ड के एक फिल्म रूपांतरण में नोर्मा डेसमंड की अपनी मंच भूमिका को फिर से निभाने के लिए तैयार हैं, हालांकि फिल्म विकास में है। 107 108 109 मई 2024 में यह घोषणा की गई कि क्लोज अपने रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को स्टार जेरेमी आयरन्स के साथ आगामी साइमन कर्टिस निर्देशित रिटायरमेंट होम कॉमेडी एनकोर्स में फिर से जुड़ रही हैं, जिसमें हेनरी विंकलर और डॉन जॉनसन भी सहकलाकार हैं। 110 स्वागत, अभिनय शैली और विरासत। 2006 में 65वें वार्षिक पीबॉडी पुरस्कार समारोह का समापन। क्लोज को एक असाधारण बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में माना जाता है, जिनकी अभिनय शैली बहुत ही आकर्षक है और उनकी अभिनय क्षमता का दायरा भी बहुत बड़ा है। 111 112 वैनिटी फेयर ने टिप्पणी की कि क्लोज को हमारे समय की महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 113 जेम्स लिप्टन ने उन्हें एक ऐसे अभिनेता के रूप में वर्णित किया जो किसी भूमिका या किसी एक पल में कई बेहतरीन परतें खोज सकती हैं। वह एक लचीली अभिनेत्री हैं जो सूक्ष्म करतब दिखाती हैं। क्लोज को अभिनय कोच हेरोल्ड गुस्किन द्वारा पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया गया था, जिन्होंने केविन क्लाइन, ब्रिजेट फोंडा और जेम्स गैंडोल्फिनी को भी प्रशिक्षित किया था। गुस्किन के साथ काम करते हुए क्लोज ने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने करियर के साथ साथ अपने जीवन में भी इसे लागू किया है। उनका दावा है कि ऐसा ही एक सबक था पृष्ठ से पंक्तियों को पढ़ना
और सांस लेना याद रखना। क्लोज कहती है, आपको एक निश्चित खुलापन बनाए रखना होगा और यदि आप इसे बनाए नहीं रखते हैं तो आप एक अभिनेता के रूप में कुछ महत्वपूर्ण खो देते हैं। यह हमारी आदत है और यह कोई बुरी बात नहीं है। 114 क्लोज का कहना है कि वह अपने अभिनय कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए हर रिहर्सल में गईं। तो दोस्तों ये नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में देखने को मिली थी हमें, और 17 जनवरी 2025 इसकी रिलीजन डेट थी और 114 मिनट इसकी रनिंग लेंथ थी। बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की तो नेटफ्लिक्स पर इसे 10 मिलियन से ज़्यादा फैमिलीज़ ने देख लिया है। नेटफ्लिक्स पर ट्रेंडिंग पर भी छाई हुई है और बढ़िया रिस्पॉन्स इसका देखने को मिल रहा है। बाकी मैंने इस मूवी के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी और अब पूरी डिटेल इस वीडियो में कवर हो चुकी है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।